कि उसके भी नंबर हम बात कर रहे थे। ऑफिसेस में भी वो जंप हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम आपके और रोहित जी के साथ उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या ये कोरिलेटेड है अभी ऑफिस स्पेसेस की भी बिक्री। वहां तो जो परसेंटेज टर्म्स में तो 90 और 99% का इंक्रीज दिख रहा है, तो क्या इन परसेंटेज टर्म ऑफिस स्पेसेस रेजिडेंशियल को भी बीट कर रही है पुणे के अंदर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके की मैंने नंबर बोला था कि अगर प्री कोविड टाइम से देखें तो हमारा मार्केट रेजिडेंशियल का 2x और 3x हो गया है एनुअलाइज बेसिस पे। और आपका अगर 35 लाख की क्वार्टरली सेल्स हो रही है तो वो लो बेस से आ रही है, इसके लिए जो है वहाँ पे आपको बड़ी जंप दिखाई दे रही है। लेकिन कॉमर्शियल अभी भी अपने पीक पे पिछले ईयर पहुंचा है, जबकि रेजिडेंशियल हर पिछले 4 साल से अपनी नई नई पीक बनाता चला गया। तो मेरा हिसाब से तो कॉमर्शियल जो है अभी भी अंडर परफॉर्म है। और उसका रीज़न है क्योंकि ग्लोबल मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटीज़ थी। पिछले 1 साल के अंदर जा कर के हमने थोड़ा सा प्री कोविड के मार्केट को जो है ब्रीच किया, जब हमने 55 मिलियन स्क्वायर फीट का टॉप 8 सिटीज़ में वॉल्यूम देखा, एज अगेंस्ट पहले जो है 33 मिलियन 34 मिलियन का जो वॉल्यूम होता था। उसके अलावा हमने कोविड के बाद जो है कॉमर्शियल को एक सबड्यूड लेवल पे ही देखा, वैकेंसीज़ को बढ़ते हुए देखा। लेकिन एक अच्छा सा संकेत है कॉमर्शियल मार्केट के लिए कि इस तरीके की रिकवरी होती हुई दिखाई दी। और वो जीसीसी कॉरपोरेट्स, ये लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। हैदराबाद में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है, बेंगलोर में भी अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है और पूना के अंदर भी ये वॉल्यूम आया। तो इतना ज़्यादा हम कोरिलेट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखें तो हमारा आउटलुक अभी भी क्वेश्चनेबल है। टैरिफ वॉर आ रहा है, आईटी के ऊपर उतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर जॉब के अंदर क्रिएशंस कम होगा तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी। कोविड के बाद एक और भी हो गया कि मार्केट और इकॉनमी थोड़ी डिस्पर्स हो गई। जो एक कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता था, अब काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स हैं वो छोटी छोटे शहरों के अंदर भी बढ़ रहे हैं। बट उसके अलावा भी अगर हम ग्लोबल डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉमर्शियल के अंदर ग्रोथ है, बट उतनी ग्रोथ नहीं जितनी रेजिडेंशियल के अंदर है। और ये एक अच्छा सा संकेत जरूर है, अगर कॉमर्शियल के अंदर रिकवरी है तो ये स्टेबलाइज करेगा रेजिडेंशियल मार्केट को और वहाँ पे और ग्रोथ प्रॉपल करेगी और गोइंग फॉरवर्ड। और यही कारण है कि जो मैं बोलता हूँ एक मार्केट एक प्रोडक्टिव फेज पे है और यहाँ से कोई ख़तरा मुझे नहीं होता हुआ दिखाई देता है कि जिस लेवल पे पहुँच गया कि वहाँ से गिरावट होगी। देयर आर इंग्रेडिएंट जो बता रहे हैं कि ये ग्रोथ करेगा। लेकिन कॉमर्शियल मेरे हिसाब से जिस तरीके की ग्रोथ हमने रेजिडेंशियल में देखी हो उस लेवल की ग्रोथ अब आनी चालू होगी, प्रोवाइडेड ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कैसा करती है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कॉमर्शियल हाईली ग्लोबल इकोनॉमी पैरामीटर के ऊपर होता है कि यूएस में अगर इश्यूज होता है तो आईटी की डिमांड कम होती है, अगर आईटी की डिमांड कम होती है तो एब्जॉर्प्शंस कम होता है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लेमन ब्रदर क्राइसिस ऑल्सो। So it takes time for commercial to recover, and since the recovery can be seen for last 1 year, it is a good sign for the market. Right. एक राय में रोहित साहब आपकी भी लेता हूं कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल को कपल डीकपल कैसे करके देखेंगे। हाल फिलहाल में क्या रहा है, पंकज जी ने एक सिनारियो बताया, नो डाउट वो है कि अमेरिका में जिस तरह का वो टैरिफ वॉर छिड़ा या उसने जिस तरह का टैरिफ वॉर, लेकिन मैं उसमें पुणे के लिए एक सिल्वर लाइनिंग देखता हूं, वो ये कि अगर आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है या उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो पुणे की तरफ आती हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। वो बेंगलुरु और हैदराबाद को तब थोड़ा महंगा मानती है और पुणे को कंपैरेटिवली सस्ता मानती है। तो हो सकता है पुणे को इसमें फायदा होता हुआ नजर आए, लेकिन ओवरऑल एक कमर्शियल मार्केट वहां की, एंड हाउ इट इज कपल्ड विद द करंट रेजिडेंशियल मार्केट। तो मैं इसे मैं दो हिस्से में इसका जवाब दूंगा। एक तो जो पास्ट है, जो पुणे में जो टोटल कमर्शियल लीसिंग हुआ है लास्ट ईयर वाज एन ऑल टाइम हाई। अब इससे क्या होता है कि जो आईटी में जो लोग काम करते हैं, तो अ लॉट ऑफ देम आर बायर्स ऑफ रियल एस्टेट, बायर्स ऑफ रेजिडेंशियल होम्स। अगर आप गए क्वार्टर का देखें तो अगर 35 लाख स्क्वायर फुट लीज हुआ है
ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको 35,000 लोग को नौकरी मिलने की संभावना है once those places, once those people occupy and they hire the people. तो जैसे वो नौकरी पे लगेंगे, उन लोगों को कि घर की जो रिक्वायरमेंट है रेंट पे हो या खरीदने के लिए, इट इज ऑलवेज कंबाइंड, देयर इज ऑलवेज अ कपलिंग. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग अबाउट द पास्ट, दैट द पास्ट हैज बीन स्ट्रांग, और वो पास्ट की वजह से उसका इंपैक्ट फ्यूचर में स्ट्रांग रहेगा. जो आईटी में जो आईटी और रेजिडेंशियल का जो रिस्क का जो कनेक्शन है, वो एक ही चीज पे कनेक्टेड है, और वो जॉब सिक्योरिटी पे होता है. तो अगर आपकी नौकरी में कुछ भी रिस्क हो, तो आप घर घर छोड़िए, आप टीवी भी नहीं खरीदेंगे अगर आपका जॉब रिस्क पे हो. एज लॉन्ग एज देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लिंक टू हाउसिंग कंटिन्यूज टू स्टे स्ट्रांग. और अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करें, तो कंपनीज आर लुकिंग एट जीसीसीज, दे आर लुकिंग एट एफिशिएंसी इन देयर ओन सेटअप. हाँ, मानता हूं कि ये टैरिफ वॉर वगैरह के हिसाब से थोड़ा बहुत 3-6 महीने के लिए कुछ इंपैक्ट हो सकता है, अपहीवल हो सकता है, बट रियल एस्टेट ये एक 3-6 महीने का गेम नहीं है. अगर आप कोविड भी देखें, कोविड हैड एन इंपैक्ट फॉर 6 to 12 months. तो वैसे अगर आप देखने गए, तो रियल एस्टेट हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म opportunities continue to exist. The long-term benefits for outsourcing into India, setting up of GCCs continues to be strong. And as long as that is continuing to be strong, the demand for housing that is linked to it will continue to see the benefits of it. तो मेरे हिसाब से ज्यादातर totally connected है, totally coupled है, और एक ही सिचुएशन में वो उसका decoupling हो जाता है, और that is when the jobs are at risk. राइट. अब एक ऐसा सवाल जिस पे आप दोनों की मैं राय चाहूंगा. तो पंकज जी, पहले आपसे, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं. वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट.